आज जिस टॉपिक पर हमारा बात करने का प्रोग्राम है वो है आवर मोटिव टू डू द राइट थिंग। मैं पहले आपके साथ स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। मोटिव इम्पोर्टेंट क्यों है? इंसान जब भी जिंदगी में अच्छे फैसले करना चाहता है और वो ये चाहता है कि मैं सही रास्ते पर रहूं, तो उसमें कुछ प्रॉब्लम्स पैदा होती हैं। आपको आम हालात में देयर इज नो रीजन कि आप झूठ बोलेंगे, देयर इज नो रीजन एट ऑल कि आप किसी के साथ गलत बयानी करेंगे, लेकिन ये कि अगर उसमें फायदा नजर आ रहा है या आप किसी नुकसान से अपने आप को बचाना चाह रहे हैं, तो ये पॉसिबल है कि उस मौके पर हम गलत बयानी कर दें, झूठ बोल दें, कोई ऐसी बात कर दें जो फैक्ट्स के खिलाफ है। इस तरह की सिचुएशन में अगर आपके पास एक बड़ा मोटिव नहीं है ठीक रास्ते पर कायम रहने का, तो इसका इम्कान है कि आपके लिए ये मुश्किल हो जाएगा कि आप ठीक रास्ते पर रह सकें। हम ये जो टॉपिक है इसको दो हिस्सों में हमने डिवाइड किया हुआ है। एक हिस्सा हम आज करेंगे विच इज अ वेरी ब्रीफ इंट्रोडक्शन, कि जिस तरह से ये देखा गया है कि इंसान जैसे जैसे अपनी जिंदगी में डेवलप करता है तो उसके मोटिव्स में किस तरह से चेंज आती है। हम सभी, आप जब इन चीजों को, इन आज का जो टॉपिक है बहुत ब्रीफली है, उसको जब देखेंगे तो अगर अपने ऊपर गौर करें इंट्रोस्पेक्शन के साथ, आप ये जान सकते हैं कि आप इन स्टेजेस से गुजरे हुए हैं। ये कोई आपके लिए कोई अनयूजुअल चीज नहीं है जो कि आपके सामने आएगी, लेकिन अक्सर औकात हम इस तरह की यूजुअल चीजों को भी बहुत ज्यादा नोटिस नहीं करते। उन मौकों पर कि जिसमें इंसान गलती कर जाता है, उसमें ठीक रहने के लिए एक बड़ा स्ट्रॉन्ग रीजन चाहिए ठीक रहने का। वो रीजन हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। आज हम इस बात पे बात करेंगे कि आम तौर पर इंसान जब पैदा होता है और उसके बाद शऊर की उम्र को पहुंचता है, आहिस्ता आहिस्ता बड़ा होता है, तो उसके रीजंस में किस तरह से नेचुरली तब्दीली आती है। और अगले टॉपिक में मैं आपके साथ ये शेयर करूंगा कि किस तरह से हमारा फेथ, हमारा ईमान मददगार हो सकता है। अच्छा जी, बिस्मिल्लाह करते हैं। हमारे पॉसिबल मोटिव्स टू डू राइट और रॉन्ग, ये किस तरह से प्रोग्रेस करते हैं जिंदगी। हमारी जिंदगियों में जब आगाज होता है तो हम एक जगह पे खड़े होते हैं, हमारी एक खास मीनिंग मेकिंग, एक खास तरह से हम चीजों को कंस्ट्रक्ट कर रहे होते हैं। ये कंस्ट्रक्शन जो है ये ओवर पीरियड ऑफ टाइम चेंज होती रहती है। ये जो चेंज है ये बेसिकली मेंटल और कॉग्निटिव और साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट के बायस हो रहा होता है। मैंने गुजारिश की है कि पीपल कैन हैव डिफरेंट मोटिव्स टू डू द राइट थिंग। इंसानों के यहाँ मुख्तलिफ मुहर्रिकात हो सकते हैं सही या गलत करने के लिए। ईदर वेज वो आपकी नज़र में हो सकता है गलत कर रहा हो, लेकिन वो जिस तरह भी देख रहा है चीज़ों को, उसके मुहर्रिकात हैं एक। और ये जो मुहर्रिकात हैं ये जनरली इवॉल्व करते हैं जैसा कि लोगों की कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी इवॉल्व करती है। ये जो कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी है, यानी यूं समझ लीजिए कि आपने एक चीज को देखा है और उसको अपने जहन में एक खास तरह से परसीव किया है। ये जो परसीव करने का प्रोसेस है, आप किस तरह उसको परसीव कर रहे हैं। मैंने इसकी मिसाल दी थी कुछ दिन पहले कि आप थोड़ी देर के लिए इमेजिन कीजिए कि आप एक कमरे में दाखिल हुए हैं, थोड़ा सा अंधेरा है और उधर एक कॉइल की सूरत में तार लपेट कर किसी ने साइड पे रखा हुआ है, और आप उस कॉइल को देखकर आपकी परसेप्शन ये है, आपकी कंस्ट्रक्शन ऑफ दैट फैक्ट, वहां पर जो कुछ भी है आपने उसको कंस्ट्रक्ट इस तरह से किया है कि ये सांप है। तो अगर ये कंस्ट्रक्शन है तो इसके नतीजे में आपका रिएक्शन कुछ और होगा। लाइट जला दी जाए और उसके नतीजे में आपके ऊपर ये बात यहाँ हो जाए कि ये सांप नहीं बल्कि तार है, तो फौरन जो इमोशन आपके अंदर पैदा हुई होगी वो खत्म हो जाएगी। बिल्कुल इसी तरह हमारा मामला जो है वो इंसानों के साथ मामला करते हुए पेश आ सकता है। आप एक चीज, एक इशू को कंस्ट्रक्ट करेंगे और कंस्ट्रक्शन के बाद आप ये समझते हैं कि अगर हमने जिस तरह से इसको कंस्ट्रक्ट किया है उस तरह से अगर लिया जाए तो इसमें आपके लिए वो गुस्से का बायस बन रही है, आपको उससे परेशानी हो रही है या आपको इरिटेशन हो रही है या फ्रस्ट्रेशन हो रही है। लेकिन अगर वो कंस्ट्रक्शन चेंज हो जाए तो उसके नतीजे में वो नहीं होगा। तो ये जनरली ये जो मोटिव्स हैं इंसान के, ये हमारी कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी, इसकी भी अपनी लिमिट्स होती हैं जी। ये भी आगे चल के जिस वक्त ये टाइम आएगा, अल्लाह ने अगर मौका दिया, तो मैं आपके साथ इंसानों की जो जो डेवलपमेंटल स्टेजेस हैं उनके ऊपर जब बात करूंगा तो ये ज्यादा तफसील से होगी बात कि उसमें हम रियलिटी को कैसे कंस्ट्रक्ट कर रहे होते हैं। तो ये जो मोटिव्स हैं ये इवॉल्व करते हैं इंसान की कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी के साथ, उनकी मीनिंग मेकिंग के साथ। जैसे जैसे वो ग्रो करती है वैसे वैसे इंसान की ये जो ये मोटिव्स हैं ये भी चेंज होते हैं। And this develops as people grow psychologically, cognitively and emotionally. Psychological तो आप जानते हैं, नफ्सियाती तौर पर
कॉग्निटिव का मतलब होता है कि उनकी समझ के लिहाज से कैसे वो चीज़ों को समझ रहे हैं, और इमोशनली ज़ाहिर है कि जज्बाती जो मैच्योरिटी है जैसे जैसे वो पैदा होती है। दिस प्रोग्रेशन इज जनरली एज अंडर, इसको ज़हन में रखिए कि साइकोलॉजिस्ट का ये ख्याल है कि ये एक खास तरीके से प्रोग्रेस करती है, यानी ये मोटिव जो है ये एक खास तरीके से आगे बढ़ रहे होते हैं। द फर्स्ट स्टेज इज वेयर टू गेट द अप्रूवल ऑफ अथॉरिटी, आप जिसको भी अथॉरिटी फिगर समझते हैं उसकी अप्रूवल लेने के लिए, इसमें कौन शामिल हो सकते हैं, बिल्कुल बचपन में गौर कीजिए तो पेरेंट्स हो सकते हैं, टीचर्स हो सकते हैं, एल्डर्स हो सकते हैं, उनकी अप्रूवल लेने के लिए, एंड टू अवॉइड द डिसअप्रूवल ऑफ अथॉरिटी, उनकी जो डिसअप्रूवल है वो अवॉइड करने के लिए। ये जो स्टेज होती है इसमें इंसान की असल जरूरत ये होती है कि उसकी नीड पूरी हो, और जो नीड पूरी कर सकता है असल में उसको उसने खुश करना है, और उसको ना खुश करने से उसको रोकना है अपने आप को। एट दिस स्टेज द सेटिस्फैक्शन ऑफ वन्स नीड्स considered dependent on the authority figure's approval is the driving force. इस स्टेज में जो इंसान की जरूरत है वो जरूरत ख्वाहिश भी हो सकती है, वो जरूरत ये भी हो सकती है कि मैं जो चाहता हूं मुझे मिल जाए, और वो चूंकि डिपेंडेंट है अथॉरिटी फिगर्स के ऊपर, लिहाजा वो ड्राइविंग फोर्स होती है कि अथॉरिटी फिगर्स की अप्रूवल उनको खुश करना है। ये अथॉरिटी फिगर्स बिलअमूम इंसान के बचपन में बड़े लिमिटेड होते हैं। व्हेन आई से लिमिटेड होते हैं, ये जरूरी नहीं कि एक ही हो। इट कैन बी योर केयर टेकर्स, इट कैन बी योर पेरेंट्स, इट कैन बी द टीचर्स, एल्डर्स, कोई भी हो सकते हैं, लेकिन होते लिमिटेड हैं। उनकी दी हुई वैल्यूज के ऊपर आप खड़े होते हैं। आम तौर पर ये बहुत ज्यादा समझ के नहीं खड़े होते। मकसद ये नहीं होता कि हमने ये समझ लिया है कि ये बात ठीक है और ये बात गलत है, बल्कि ये होता है कि अगर हमने ये बात कही तो हमें इनाम मिलेगा या हमारी नीड पूरी होगी, और अगर ये ना कही तो इसके नतीजे में प्रॉब्लम्स पैदा हो सकती है मेरे लिए। यही वजह है कि जिस वक्त आप बच्चों को कोई ऐसे फैक्ट सिखा देते हैं कि जिनको उनको इस मौके पर जिंदगी में समझना पॉसिबल नहीं होता, तो वो उसको बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं करते। वो जो अप्रूवल है टीचर की उसी को लेने के लिए वो आपको सही जवाब देने की कोशिश करेगा। इसके बाद अगली एक स्टेज आती है कि जिसमें आपका जो इन्फ्लुएंस का सर्कल है वो बड़ा होना शुरू हो जाता है, यानी वो लोग जो आपके ऊपर इन्फ्लुएंस कर रहे हैं वो ग्रुप बड़ा होना शुरू हो जाता है। इस स्टेज पर टू अबाइड बाय द नॉर्म्स एंड कस्टम्स ऑफ द ग्रुप वन ascribes to, आपकी फैमिली, पेयर, सोशल ग्रुप, ट्राइब, नेशन एटसेट्रा एटसेट्रा सारे इसमें शामिल हो जाते हैं। यानी मैंने वो करना है कि जो मेरी मेरी बरादरी ठीक समझती है, मैंने वो करना है जो मेरा सोशल ग्रुप ठीक समझता है, वो ट्राइब मेरा या मेरी नेशन। मैं ये समझता हूँ कि ये जो एक वैल्यू है जिसको आप कहते हैं लॉयल्टी, या स्पेशली फ्रॉम अ नेशनल पर्सपेक्टिव कि मुझे अपने मुल्क का वफादार होना चाहिए, ये उनमें से एक वैल्यू है जी। टू अबाइड बाय द नॉर्म्स एंड कस्टम्स ऑफ द ग्रुप वन ascribes टू। जब मैं व्हेन आई से कि वफादार होना चाहिए, जाहिर है कि मुझे हर एक का ही वफादार होना चाहिए, मुझे हर एक का खैरखा होना चाहिए, लेकिन ये बात कि वट एवर माई कंट्री सेज, या जो कुछ मेरे मुल्क के फायदे में है मैंने उसका साथ देना है, ये असल में एक हीनोथियस्टिक बिलीफ है। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हम इस स्टेज से जब गुजरते हैं तो हम इसको ये समझते हैं, हम इसको यही समझ रहे होते हैं कि ये ठीक वैल्यू है, ये ठीक बात है जो हम कर रहे हैं। पहली स्टेज पे इंसान के अंदर जो फीलिंग्स ऑफ गिल्ट पैदा होती हैं वो इससे नहीं पैदा होती कि मैंने गलत किया है, ये आपके ऊपर ये टाइम गुजर चुका है, एंड इफ यू लुक बैक तो आप ये रियलाइज करेंगे कि ऐसा हुआ था। पहली स्टेज पर जो फीलिंग्स ऑफ गिल्ट पैदा होती हैं वो इससे नहीं पैदा होती हैं कि मैंने गलत किया है, वो इससे पैदा होती हैं कि जिसके खिलाफ गलत किया है कहीं उसको पता ना चल जाए। प्रॉब्लम ये नहीं है कि मैंने वो किया जो मेरी वालदा ने मना किया था, इससे नहीं गिल्ट पैदा हो रहा, पैदा इससे हो रहा है कि कहीं मेरी वालदा को मालूम ना हो जाए, व्हाट विल आई डू अबाउट इट इफ माय मदर फाइंड्स आउट अबाउट इट। तो ये गिल्ट की भी बिल्कुल नई सूरत बन जाती है। गिल्ट यहाँ से नहीं पैदा हो रहा कि गलती हुई है या सही किया है तो उससे आपकी कॉन्शियंस जो है वो आपको शाबाशी देगी। प्रॉब्लम हो सकता है आपको बिल्कुल समझ में ना आए कि ये मैंने क्यों, मुझे ये कहा गया है कि तुमने ये कुकी नहीं खानी, लेकिन अगर खा ली है तो अब मसला ये है कि वालदा को पता चल जाएगा, इससे मेरे अंदर गिल्ट पैदा हो रहा है। और दूसरी स्टेज पर गिल्ट पैदा होता है, वो ये पैदा होता है कि मैंने अपने ग्रुप की अप्रूवल के खिलाफ कोई काम कर दिया, वो जो मेरा ग्रुप जिस चीज को वैल्यू करता है मैंने उसके खिलाफ खड़े होकर तो मामला कर दिया है, और अगर ये पता चल गया तो मुझे अपने ग्रुप की अप्रूवल, या हो सकता है उससे डिस्कार्ड ही कर दिया जाए, निकाल ही दिया जाए। तो यहां पर जो स्टेज है, इस स्टेज पर एट दिस स्टेज द इमोशनल सेटिस्फैक्शन डिराइव फ्रॉम द रिकग्निशन एंड अप्रूवल ऑफ द ग्रुप वन वैल्यूज इज द ड्राइविंग फोर्स। यहाँ पर जो मोटिव है
وہ یہ ایموشنل سیٹسفیکشن ہے کہ مجھے یہ ملے کہ جس میں لوگ جو ہیں وہ میرے سے خوش ہوں. یہاں پر بڑا بڑا کام کر جاتا ہے آدمی اس اسٹیج پہ. یہاں پر دیکھیے یہ جو چیز ہے یہ ان لوگوں میں بہت زیادہ ہوتی ہے، اور ہم سب، میں اس سے عرض کرتا ہوں کہ ہم سب اس اسٹیج سے گزر چکے ہیں کہ جس میں ہمیں مسئلہ یہ نہیں ہوتا کہ بات ٹھیک کیا یا غلط کیا ہے، مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، واٹ ول پیپل سے اباؤٹ اٹ. اور پھر جب لوگ کہیں گے اور آ کے باتیں کریں گے تو اس سے مجھے کیا فرق پڑے گا. یہ والا ایسپیکٹ جو ہے یہ غالب ہوتا ہے ہمارے کاموں میں. اور تیسری وہ سٹیج ہے کہ جدھر ٹو گیٹ دا سیٹسفیکشن آف لیونگ اکارڈنگ ٹو دا پرنسپلز، یہاں پر اصول آ گئے ہیں، اور وہ اصول جنرلی وہ ہیں کہ جن کو آپ نے خود اپنے اصولوں کے طور پر اپنی زندگی میں اڈاپٹ کرنے کا فیصلہ کیا. ٹو گیٹ دا سیٹسفیکشن آف لیونگ اکارڈنگ ٹو دا پرنسپلز دی انڈیویجول پرسنلی ہولڈس ٹو بی ایکوریٹ. وہ ذاتی طور پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پرنسپل ٹھیک ہے، سچائی ٹھیک ہے. اب وہ سچائی خواہ میرے والدین کے خلاف جائے، میرے ملک، میری قوم کے خلاف جائے، میرے دشمنوں کے فیور میں جائے، مجھے سچ بولنا چاہیے. یہ جو ایسپیکٹ ہے یہ اب میرے لیے موٹیویٹنگ فورس ہوتی ہے، irrespective of whether others approve of them or not. یہ کوئی فرق نہیں پڑتا کہ دوسروں کو یہ کیسا لگے گا، وہ اس سے خوش ہوں گے نہ خوش ہوں گے، یہ بالکل سیکنڈری ہو جاتی ہے بات. اصل چیز کیا بن جاتی ہے کہ میں کن اصولوں کو ریکگنائز کرتا ہوں اپنی زندگی میں، کن اصولوں کو اون کرتا ہوں، اور مجھے ان اصولوں کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے. At this stage, the intellectual and emotional satisfaction of living a life according to one's understanding of right and wrong is the driving force. یہاں پر اب یہ ایک پرسنل ڈرائیونگ فورس ہے میری. اس سے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا کہ کون دوسرے کیا رائے رکھتے ہیں کیا نہیں رکھتے ہیں. وین وی ٹاک اباؤٹ فار انسٹنس کہ مجھے دوسروں کے بارے میں کمپیشنیٹ ہونا چاہیے، مجھے اپنے ٹیکس ریٹرنز دیتے ہوئے سچائی کے ساتھ معاملہ کرنا چاہیے، مجھے ہر اس موقع پر کہ جدھر مجھے نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے آئی ہیو ٹو ڈو واٹ از رائٹ. میرے ساتھ کئی دفعہ لوگوں نے یہ کہا کہ ہمیں جو فیسلٹیز ملنی چاہیے ایٹ نیشنل لیول وہ اگر نہیں مل رہی ہیں تو وائی شوڈ وی بی آنیسٹ اباؤٹ پیئنگ ٹیکسز. اس میں اصل بات یہ ہے کہ وہ ان کا پرنسپل میں کمزوری ہو سکتی ہے، لیکن میرا پرنسپل کیا ہے، اور میرے پرنسپل پر کھڑے ہونے میں جو مجھے پرسنل سیٹسفیکشن ملتی ہے یہی وہ چیز ہے جو مجھے رائٹ اور رانگ کی طرف لے کر جاتی ہے. یہاں پر ظاہر ہے یہ جو سٹیج آتی ہے یہ زندگی میں اس وقت آتی ہے کہ جس وقت انسان کی کانشنس جو ہے، یہ جو پرنسپلز ہیں ان کو ڈرائیو کرنے میں بھی، جس طرح ہم آگے چلیں گے اور اس پر تفصیل سے بات کریں گے، یہ جنرلی یونیورسل پرنسپلز ہوتے ہیں. یہ وہ پرنسپلز نہیں ہوتے which are restricted to for instance a particular religion or nation or tribe. یہ وہ پرنسپلز ہیں جو میرے اندر بھی ہیں، آپ کے اندر بھی ہیں. اس سے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا کہ میں کس ملک میں پیدا ہوا ہوں، کس سوسائٹی میں رہا ہوں، کن لوگوں کے ساتھ رہا ہوں، اور اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کے ساتھ معاملہ کس بیک گراؤنڈ آپ کی کیا ہے اور کیا نہیں. یہ وہ پرنسپل ہیں کہ جدھر ہم سب انسان بحیثیت انسان کے اگری کرتے ہیں، اور یہی وہ پرنسپل ہیں کہ جن کے بارے میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے ودیت کردہ پرنسپل ہیں. ودیت کردہ کا مطلب ہے کہ یہ براہ راست انسان کو بحیثیت انسان انڈیویجولی وحی کی گئی ہے. جس کو قرآن مجید نے جب بیان کیا تو یہ کہا کہ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، کہ اس کو اس کی اچھائی اور برائی اس کے اندر الہام کر دی گئی ہے. یہ تین میجر سٹیجز ہیں جو آتی ہیں. ایک اس کے بعد ایک چوتھی سٹیج بھی ہے، لیکن وہ پرائمریلی اس میں موٹیو نہیں ہے. میں اس کو اس وجہ سے اس میں شامل نہیں کر رہا ہوں کہ وہ بیسیکلی یہ ہے کہ ڈیسیجن کس طرح لیا جائے گا صحیح اور غلط کا ایٹ ٹائمز. فار انسٹنس میں ایک پرنسپل سینٹرڈ آدمی ہوں، تو اور اگر آپ وہ پرنسپل یا آپ ایک پرنسپل سینٹرڈ آدمی اور میں وہ پرنسپل توڑ رہا ہوں تو اٹ از کوائٹ پاسبل کہ آپ یہ ڈیسائیڈ کر دیں اور بغیر کسی پرابلم کے یہ ججمنٹ پاس کر دیں کہ یہ غلط کر رہے ہیں. لیکن ایک چوتھی سٹیج وہ آتی ہے کہ جدھر انسان یہ کہتا ہے کہ نہیں، مجھے اس کو سمجھنا ہے پہلے کہ وہ کر کیسے رہا ہے، اس کی کنسٹرکشن ہے کیا. یہ جو فورتھ سٹیج ہے وہ اس حوالے سے بالکل ایک یونیک سٹیج ہے کہ جس میں انسان بالکل ٹھیک پرنسپل پہ کھڑا ہے خود، لیکن دوسروں کے بارے میں ججمنٹ دینے سے پہلے وہ یہ چاہتا ہے کہ میں یہ سمجھ لوں کہ دوسرا اس سچویشن کو دیکھ کیسے رہا ہے. But because that is not a motive, that is an understanding کہ جو ہم دوسروں کو دے سکتے ہیں, that is being more empathic, empathy کے ساتھ اس کا تعلق ہے کہ بجائے اس کے کہ میں اپنے سٹینڈ پوائنٹ سے دوسروں کو جج کروں, میں یہ دیکھوں کہ دوسرا اصل میں جس سٹینڈ پوائنٹ پہ کھڑا ہے وہ زندگی کو کیسے دیکھ رہا ہے, بجائے اس کے کہ اس کا مذاق اڑا دوں کہ تم ایک رول ہوئی بھی تار سے ڈر گئے ہو. میں یہ سمجھوں کہ اگر میں نے بھی اس کو سانپ سمجھا ہوتا تو میں بھی ڈر جاتا.
وہ جو کنسٹرکشن ہے اگر اس کی کنسٹرکشن میری ہوتی تو پھر کیا ہوتا. یہ والا ایسپیکٹ وہ فورتھ سٹیج پہ آتا ہے, بٹ دیٹ از بیکاز اٹ از ناٹ اے موٹیو, تو ہم اس کو یہاں پہ نہیں لے رہے ہیں. یہ جو تینوں سٹیجز ہیں اگر آپ غور کریں گے تو آپ یہ بھی جان لیں گے کہ آپ ان سٹیجز میں سے جو گزر چکی ہیں ان کو بھی پوائنٹ آؤٹ کر سکتے ہیں کہ ہاں ایک ٹائم تھا کہ جب میں اس طرح سے دیکھ رہا تھا زندگی کو. اکثر لوگ جو ہیں وہ آلموسٹ پوری زندگی ہی سیکنڈ سٹیج پہ گزار دیتے ہیں, جدھر ان کو جو اصل پرابلم ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ میرے ایکشن کے بارے میں دوسروں کی رائے کیا ہے. یہ والا ایسپیکٹ جو ہے یہ اس طرف مزید آپ کو موٹیویٹ کرے کہ ہم کو اصل میں اس کو جاننے کی کوشش کرنی ہے کہ ہم اپنی جو انڈرسٹینڈنگ ہے اور اپنا جو ہماری جو کنسٹرکشن ہے اس کو اس طرح سے ٹھیک کر لیں کہ جس کے نتیجے میں ہم ایک ڈیولپمنٹل سٹیج میں اپنی آخری سٹیج پہ پہنچ سکیں ایک بحیثیت انسان کے. میرا آج کا جو ٹاپک ہے جی وہ اتنا ہی تھا. اگر کسی کو کوئی سوال ہو تو میں حاضر ہوں.